तो हम आपको दिखाने के लिए जोड़ते जाते हैं। आप देखिए और समझिए जनता से जुड़े किन मुद्दों को यहाँ पर हमारे माननीय उठा रहे हैं। कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया कदाचार के मामले में हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जेपीएससी का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए सरकार को भेजना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा आयोग नहीं है कॉपी जांचे माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी और उसको नंबर बैठाता है। तो माननीय सदस्य विनोद कुमार एक और महत्वपूर्ण सिर्फ एक विषय पर ध्यान आकृष्ट करें महोदय, केंद्रीय विजिलेंस कमीशन और झारखंड के निगरानी विभाग का नियम है और यह थंब रूल है कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति अगर ब्लैकलिस्टिंग हो जाता है, किसी पर अगर प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, जेल जाता है, और यह जानते हुए कि जेपीएससी ने ऐसे व्यक्ति को और ऐसी कंपनी को जिस पर बिहार सरकार ने प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराया है, ब्लैकलिस्टिंग किया है, उस कंपनी और उस व्यक्ति को या जेपीएससी ने उसको काम देने का काम किया। ये मांस की रखवाली बिल्ली के समान हो गया। निष्पक्ष रूप से निश्चित रूप से एक ही मांग है सदन के माध्यम से सरकार से कि जितनी अनियमितता है जेपीएससी के द्वारा किया गया, चाहे एक ही कमरे के पांच ऐसे केंद्र हैं जहां लगातार सभी परीक्षार्थी एक साथ पास हो जाते हैं, तो कई जितनी भी अनियमितता जेपीएससी का ये नियम और कानून का भी उल्लंघन किया, ये तो स्पष्ट रूप से है। और जेपीएससी स्वयं अपने हो गया आ गया। इसलिए हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से सरकार इस गंभीर मामले को लेते हुए राज्य के छात्रों के हित में जेपीएससी में जो अनियमितता बरती गई है इसकी उच्च स्तरीय निगरानी जांच करे। और सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि महोदय आपसे ही आग्रह है कि विधानसभा के उच्च स्तरीय कमेटी एक गठित कर दीजिए, ये कमेटी दूध का दूध पानी का पानी करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, बस कुछ ही बातें मैं कहूंगा और माननीय सदस्य लंबोदर महतो जी की ही बात को हम बढ़ाऊंगा कि सही कहा उन्होंने कि जब सवाल उठ रहे हैं और जेपीएससी की गतिविधियों से ही उठ रहे हैं, समाचार पत्रों में पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं कि पहले 2 सेंटर से सीरीज से बच्चे पास होते हैं, सवाल उठते हैं तो उनको फेल घोषित किया जाता है। आपने जिस बहुत धूमधाम से घोषणा की, हमने पहली बार नियमावली बनाई जेपीएससी का, खुद उसका ही उल्लंघन रिजल्ट में होता दिख रहा है, विकलांगों का आरक्षण उठ रहा है। तो सदन चल रहा है तो सदन में तो लोग सवाल पूछेंगे और सवाल तो सरकार से ही पूछा जाता है। सवाल ये नहीं है कि आपने मंत्री ने किन्हीं ने हस्तक्षेप किया नहीं किया, तो सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे। जेपीएससी का गठन भी चयन भी सरकार करती है और उस नाते जवाब देना चाहिए। जवाब तो कतई नहीं हो सकता अगर आपके पास इतने तथ्य आंकड़े हैं, 4332 में कितने स्थानीय है, कितने 75 है, हमको 75 नहीं है, 100% ही झारखंड के हो जाए, 100% ही सबसे वाजिब लोग हो जाएंगे, तब भी अगर कोई त्रुटियां हैं, गलत हैं, तो सवाल जो उठ रहे हैं तो उनका जवाब देना चाहिए। और यही जवाब छात्र मांग रहे हैं, लोग मांग रहे हैं और इसी जवाब की उम्मीद थी। अध्यक्ष महोदय, ये नियुक्तियों का साल सरकार ने घोषित किया था, लेकिन हम लोगों ने देखा नियुक्तियां तो नहीं, छटनियां ज्यादा हुई है, बल्कि जिसका परिणाम भी लोग बात जो रहे थे वैसे 6 परीक्षाएं भी रद्द हो गई। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा पंचायत सचिव का। अध्यक्ष महोदय, तमाम बार एक ही सवाल, एक ही चाशनी में सोनी के प्रकरण में सबका जवाब दिया जाता है कि कोर्ट से रोक है, जबकि पंचायत सचिव में स्पष्ट कोर्ट ने कहा था उस समय भी पंचायत सचिवों के बारे में कि देयर सिलेक्शन प्रोसेस में नॉट बी अफेक्टेड, उनका इस फैसले से कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। पुनः उन लोग हाई कोर्ट के अध्यक्ष महोदय, तो न्यायालय ने कहा था कि भाई जेएससी विल पास ए डिसीजन ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 8 वीक्स। अब उसके बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक डिसीजन ऑर्डर पास किया। अध्यक्ष महोदय, उसका सार ये था कि परीक्षा फल के गठन से संबंधित सभी विकल्पों का परीक्षण कर परीक्षा फल गठित एवं प्रकाशित किया जाएगा। ये न्यायालय में कहा गया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 25 जनवरी 2021 को मेघू बड़ाई जी का उसका सिग्नेचर है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद अध्यक्ष महोदय कार्मिक सचिव ने उनसे पूछा कि भाई परीक्षा फल प्रकाशन हेतु आयोग के पास यदि कोई फार्मूला है तो आयोग को इसे अवगत करा सकता है। ये 16 जुलाई 2021 को पूछा गया। अध्यक्ष महोदय, 23 जुलाई को जो है
कर्मचारी चयन आयोग ने फिर एक पत्र लिखा अध्यक्ष महोदय कार्मिक सचिव को कि राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करते हुए समान शर्तों के अधीन परीक्षा फल का प्रकाशन किए जाने की संस्तुति किया जाता है और उपरोक्त विकल्प परीक्षा की प्रक्रिया को दूषित नहीं करता है, अपितु ऐसा किया जाना माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के 1387/2017 के न्याय निर्णय के अनुरूप परीक्षा फल प्रकाशन के लिए अपरिहार्य है। आयोग की संस्तुति पर अपनी सहमति दी जाए। और उसके बाद से अध्यक्ष महोदय आप नियुक्तियों का वर्ष कर रहे हैं, 3 महीने हो भी गए हैं और कोई आप जवाब दे रहे हैं। कोई सरकार जो इसमें है जिसमें सारी प्रक्रियाएं भी पूरी हो चुकी है, सारी चीजें हैं, तो मैं चाहूंगा कि सरकार कम से कम इस साल के विदा होते हुए भी पंचायत सचिवों के जो है उनको नियुक्ति पत्र सौंपे। धन्यवाद। अभी हाई स्कूल के पीटी परीक्षा अध्यक्ष महोदय 1 मिनट अध्यक्ष महोदय 1 मिनट में बात और ये कहूंगा कि अभी पिछले दिनों लगातार आया कि देश जो है आंकड़े में भुखमरी में जो है 116वें नंबर पे है। झारखंड के 6 जिलों का स्पेशली चयन किया गया था अध्यक्ष महोदय, जहां आंगनबाड़ी केंद्र से पोषण सखी जो महिलाएं हैं वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके कुपोषण को लेकर के चिन्हित करेगी और वहां पे सरकार कार्यक्रम चलाएगी। लेकिन आज स्थितियां ये है कि 10 महीने से ये 6 जिलों के पोषण सखी का 10 माह का वेतन जो है बकाया भुगतान अध्यक्ष महोदय वो बाकी है, लगातार है। केंद्र और राज्य एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हम बजट पे सिर्फ 2 बात कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि बार बार बात हो रही है, लेकिन जब नियुक्तियां नहीं होगी, बाकी चीजें नहीं होगी, नियम और योजना नहीं बनेंगे, अनुपूरक पे सिर्फ कहेंगे जो आप सवाल उठा ले। पिछला साल हम लोग कहें तो सबसे ज्यादा सवाल ग्रामीण सड़कों पर है और अभी कोरोना और कोविड का मार हम लोग झोले और अभी खतरे उसके अभी आगे भी बाकी हुए हैं। लेकिन ग्रामीण सड़कों पे आप देखें तो इस साल पिछले साल भी कोई राशि नहीं है, कोई आपने सप्लीमेंट्री में भी अतिरिक्त व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण सड़कें सुधरेगी कैसे। आप अभी ओमिक्रॉन के जो तीसरे दौर से निपटने की तैयारी कर रहे हैं कोरोना और स्वास्थ्य में जो ग्रामीण बजट बढ़ाने की जरूरत है, आप साल भर में चिकित्सकों की नियुक्ति हो, बाकी चीजें तो नहीं नियुक्तियों की बात तो छोड़ दीजिए, जो अनुबंध पर नियुक्तियां हुई थी वो भी छटनी हो रही है। और आज अगर आप देखिएगा स्वास्थ्य सही है तो वो अपनी जिन्होंने पूरे काम काज किया वो अपनी मानदेय बढ़ोतरी के लिए उनका बकाया वेतन के लिए आंदोलनरत है, आज भी विधानसभा के बाहर वो करेंगे। मैं तीसरी बात स्वास्थ्य के संदर्भ में राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि अभी जब मार्च में लाए तो आयुष्मान कार्ड तो झारखंड में लगभग एक फेल ही साबित हुआ, बेहतर होगा उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली और तेलंगाना के तर्ज पे यहाँ भी सरकार जो है वो अपने राज्य का जो एक अलग कार्ड जारी करे जो राज्य की जरूरतों के अनुसार जो है वो ज्यादा बेहतर होगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय एक में से बात कहूंगा, सरकार आपके द्वार पर आ रही है, सरकार कह रही है कि लोग आए, 2 साल का पूरा होने में उपलब्ध है, लोग सवाल करें, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण जाऊंगा। सबसे ज्यादा अंचल कार्यालयों में गड़बड़ियां देखिए, मैं खुद 1 दर्जन से ज्यादा करूंगा, जगहों पे गया, सरकार संज्ञान ले। लेकिन गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के खरखरी पंचायत में अध्यक्ष महोदय एक महिला ने आरोप लगाया कि उनसे पैसा लिया गया फिर भी उनका काम नहीं किया गया। जब वहां के पंचायत प्रतिनिधि ने सवाल उठाया तो प्रशासन आपके द्वार में उनके ऊपर मुकदमा हो गया। हजारीबाग के मरमो पंचायत में प्रशासन आपके द्वार में अधिकारियों ने जनता का आवेदन जितना वो बोरे में बंद करके वहीं छोड़ दिया। शाम को ग्रामीणों ने उसका वीडियो वायरल किया अध्यक्ष महोदय, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ग्रामीणों के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों मुकदमे वापस ले अध्यक्ष महोदय। एक मैं कहूंगा अभी कल ही सरकार ने जो है हो गया सेफ और रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन के लिए स्कीम चालू किया है। देश में प्रवासी मजदूरों माननीय सदस्य योजना में अध्यक्ष महोदय नहीं है। गिरिडीह एक महत्वपूर्ण जिला है, देश में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर है। माननीय सदस्य सरजू राय जी, माननीय सदस्य हो गया विनोद जी, हो गया माननीय सदस्य सरजू राय जी को थोड़ा बोलने दीजिए। एक बात जो मैं उसी बात को बोलेंगे, बोलने दीजिए उनको भी। एक बात जो मैं सूचना के माध्यम से कहना चाह रहा था अध्यक्ष महोदय, ये शीतकालीन सत्र है, 3 दिनों से सत्र चल रहा है और 3 घटनाएं सिर्फ सरकार संज्ञान में ले कि चतरा में सीओ के द्वारा एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई, आज उसकी मौत हो गई। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है अध्यक्ष महोदय, कोडरमा में जो है जलवाबाद में जो है दरोगा महिलाओं के साथ गाली अभद्र व्यवहार कर रहा है, उस पर संज्ञान ले। और एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह जो यहाँ हॉकी ये कुश्ती का खेल हो रहा था, पता नहीं उसकी तारीख क्या है,
लेकिन मंच पे जो है झारखंड में आके जहाँ खेल खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है वहाँ झापड़ मारते हैं खिलाड़ियों के। झारखंड में घटना हुई है, झारखंड बदनाम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर संज्ञान लेकर के धन्यवाद, हो गया। माननीय सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लंबोदर महतो जी ने और विनोद सिंह जी ने जिन बातों को कहा है मैं उन बातों का समर्थन करता हूं। बजट सदन में रखा जाता है या अनुपूरक रखा जाता है तो सदन विवेचना करता है कि बजट की राशि को सरकार ने कैसे खर्च किया है, और अभी जो बजट में प्रावधान किए गए हैं इन प्रावधानों को ये सरकार कैसे खर्च करेगी। और इस सदन का सबसे बड़ा अधिकार भी यही है कि सरकार के बजट पर, सरकार की वित्तीय स्थिति पर यह सदन अपना विचार रखे। मैं बजट का अनुपूरक देख रहा था और तो इस अनुपूरक में कुल 2926 करोड़ के आसपास का खर्च है। इसमें से 2915 करोड़ 96 लाख ऐसा है जिस पर वोट करना है सदन को। इसमें 2 विभाग हैं जिनके जिम्मे सबसे अधिक व्यय है। सबसे अधिक व्यय है महोदय ऊर्जा विभाग में 588 करोड़ खर्च करेंगे। उसके बाद जो दूसरा विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य सेवाओं पर 518 करोड़ रुपया खर्च होने वाले हैं। और जब इतनी बड़ी राशि हम इन 2 विभागों को दे रहे हैं तो सदन को विचार करना चाहिए कि इन्होंने साल भर में 2 साल में जो किया है वह काम ऐसा है कि नहीं कि उनको पैसा दिया जाए। और सबसे अधिक कहा जाता है कि झारखंड में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ रही है। 25% इलाका शहर में है और नगर विकास विभाग को अनुपूरक में केवल 19 करोड़ रुपया मिला है। अब 19 करोड़ रुपया से ये नगर विकास विभाग क्या करेगा और पहले के पैसे पर का इन्होंने कैसे खर्च किया है इसके बारे में उत्तर आएगा माननीय वित्त मंत्री का। तो उनको हम लोगों के सामने इस बात को रखना चाहिए महोदय। जमशेदपुर एक शहर है जिसको माना जाता है देश में एक बढ़िया शहर है। अब जमशेदपुर की मैं बात कर रहा हूं कि वहां असंवैधानिक संस्था नगर पालिका के नाम पर चल रही है। सदन को मैंने पहले भी इससे अवगत कराया है। 1993 के बाद से जब संविधान का 73वां संशोधन पास हुआ, 74वां संशोधन पास हुआ, उसके बाद से कहीं भी नोटिफाइड एरिया कमेटी नहीं है, ये अवैध हो गई है। अब इनकी जगह पर नगर पंचायत आ गई है, नगर पालिका की जगह पर नगर परिषद आ गया है, नगर निगम अपनी जगह पर आ गया है। आज तक जमशेदपुर में नोटिफाइड एरिया कमेटी चल रही है। पहले की सरकार में भी मैं उठाता रहा, इस सरकार में भी उठा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है महोदय। तो जमशेदपुर में म्यूनिसिपैलिटी का, मालिकाना का और एक मुहर्दा जलापूर्ति योजना है मुहर्दा का, ये 3 मामला ऐसा है जो सामने आता है तो मुझे लगता है कि शहर के लिए भी शर्मनाक होता है और राज्य के लिए भी शर्मनाक होगा। एक ऐसी योजना बनी है पेयजल की जिसमें कुछ इलाके में 6 बजे सुबह पानी जाता है, कुछ इलाके में 8 बजे सुबह जाता है, कुछ में 12 बजे जाता है, कुछ में दोपहर के बाद 3 बजे जाता है, कुछ में शाम को 7:30 बजे तक जाता है। और 12-13 साल भरे हुए हुआ टंकियां जर्जर, 13 साल से टंकियों की सफाई नहीं हुई है। अब ये योजना सरकार अपने नहीं चला रही, सरकार ने टाटा स्टील कंपनी जिसको है उसको दे दिया कि आप चलाइए, हम पैसा देंगे आपको। 12-13 साल से अगर पानी के टंकी की सफाई नहीं हुई और तब भी हम कहें कि अब साफ जल लोगों को दे रहे हैं महोदय, तो इस पर कोई कैसे इतराज करे, कैसे इस बात को कोई मानेगा महोदय। ये 3 समस्याएं हैं। 2005 में टाटा लीज समझौता का नवीकरण हुआ तो उस समय करीब 1700 एकड़ जमीन जिस पर बस्तियां बस गई थी उनको बाहर निकाला गया और कहा गया कि इसलिए टाटा लीज से बाहर करें कि इनको मालिकाना देंगे। आज तक पेंडुलम की तरह बस्तियां लटक रही हैं। इस सरकार भी मैंने कई बात का सिद्धांत के रूप में सभी मानते हैं। कम से कम उनको हम जिस जमीन पर मकान बनाए हैं, घर बनाए हैं, वो जमीन उनके नाम हम किसी उपाय से कर दें, कोई कानून बनाकर कर दें तो अरबों रुपए सरकार के खजाने में आएंगे। होल्डिंग नंबर मिल जाएगा तो हर साल नगर विकास विभाग को आमदनी होगी महोदय। और ये कैसा सरकार की वित्तीय व्यवस्था है कि हम इसकी तरफ महोदय ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए महोदय मेरा सदन से आग्रह होगा कि नगर विकास विभाग को जो निधि दी जा रही है
उसमें कुछ बढ़ोतरी कराया जाए, माननीय वित्त मंत्री जी हैं। और जो 3 बातों को मैंने कहा है, मोहर्दा, मारिकाना और म्यूनिसिपैलिटी, जमशेदपुर में कम से कम संवैधानिक स्थिति इनकी महोदय बनाई जाए। और जिन 2 विभागों को हम सबसे अधिक पैसा दे रहे हैं, ऊर्जा विभाग को सबसे अधिक 588 करोड़ रुपए दे रहे हैं, क्या स्थिति है? हम मरम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। 5000 करोड़ पिछली सरकार में कर्ज लिया गया और कर्ज लेकर आरएपी डीआरएपी की स्कीम लागू हुई। बिजली कहाँ रहती है? दिन में आधा दिन बिजली रहती नहीं है महोदय। मैं तो सचिव से लेकर और जीएम और जेई तक के ध्यान में बात लाता हूं, पता नहीं चलता है कि बिजली की सप्लाई पूरा रहने पर भी उस क्षेत्र में बिजली नहीं जाती है, क्योंकि जो तार बिछा दिए गए हैं, जिनको अंडरग्राउंड केबलिंग नहीं करके ऊपर से केबलिंग किया गया है, उसमें अधिकांश को अभी तक नए ट्रांसफार्मरों से जोड़ा नहीं गया है। तो ये ऊर्जा विभाग को जो आम जनता को सहूलियत मिले, उस सहूलियत को देने के लिए अपने पैसे को खर्च करना चाहिए और देखना चाहिए कौन से ऐसे कारण है कि ये सहूलियत लोगों को नहीं मिल रही है। तो इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग की बात है, 918 करोड़ स्वास्थ्य विभाग पर जा रहा है। आज मैं कहूंगा सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी संरचनाएं स्वास्थ्य विभाग की बनी है, उसमें से कितनी संरचनाएं कारगर हैं? 10% भी नहीं कारगर है महोदय। सीएचसी, पीएचसी, ये सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। और सदर अस्पताल जैसे चल रहे हैं, सिमडेगा का उदाहरण लेना चाहूंगा महोदय कि सिमडेगा में केवल सिविल सर्जन ही है, नीचे कोई है नहीं। रेफर करके निजी अस्पतालों के पास मरीजों को भेजने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहाली जिस तरह से हुई है, किसी ने मुझे बताया महोदय कि गोड्डा में वहीं के रहने वाले हैं, उनको सिविल सर्जन बना दिया गया। अधिकांश जिलों में सिविल सर्जन प्रभार में है, क्योंकि जब हम सिविल सर्जन बाजाप्ता बनाएंगे तो जो योग्य है, क्वालिफाइड है, वही बनेगा। तो इसके नाम से अगर सरकार के विभाग अपनी मनमानी करने लगेंगे महोदय, और हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री की ओर वो देखते रहते हैं, इनका इशारा क्या हो हम काम करें, तो कभी कभी लगता है कि इनको प्राइवेट सर्वेंट कहा जाए या पब्लिक सर्वेंट कहा जाए। संविधान ने तो पब्लिक सर्वेंट कहा है, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी कारगुजारियां प्राइवेट सर्वेंट की तरह होते जा रही हैं। आम जनता को इससे क्या फायदा होगा महोदय? तो ये कुछ बातें हैं जो मैं ध्यान में इसलिए रखना चाहता हूं कि ये सदन देखे कि जो पैसा हम सरकार को दे रहे हैं, सरकार पैसे खर्च कर रही है। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है कि हम कुछ विपक्ष आलोचना कर दे और पक्ष के लोग प्रशंसा कर दे। आम जनता को इससे क्या लाभ मिल रहा है? जो हमारे बजट का पैसा है, अनुपूरक में हम जो अतिरिक्त अनुदान इनको दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? तो जिन 2 विभागों को सबसे अधिक पैसा दिया गया, उनके बारे में माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहिए। और जिस विभाग को अत्यंत कम पैसा दिया गया, जिसके सामने समस्याओं का अंबार है, उसके बारे में माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहिए कि जो समस्याएं हैं लंबित, उनमें क्या होना चाहिए। और नगर विकास विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के 518 में तो 444 करोड़ रुपया केंद्र के सेक्टर का है। इसके लिए हम वाहवाही नहीं ले सकते हैं, मगर केंद्र के सेक्टर में पैसे खर्च होंगे और राज्य के सेक्टर में जो स्कीम्स ग्रामीण इलाके में हैं वो वैसे के वैसे रहेंगी, तो महोदय राज्य के आम लोगों का तो कल्याण इससे नहीं होगा। इसलिए आलोचना की बात नहीं है और न किसी की प्रशंसा या निंदा करनी है। हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसका अधिकतम उपयोग हो, ये हो, तब नियोजन की बात भी आएगी, तब जेपीएससी की बात भी आएगी। और एपीपी के लोग तो मेरे पास आए थे, उनका प्रीलिम एग्जाम हो गया, फाइनल हो गया, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, उनको बुलाकर उनकी जांच भी हो गई, रिजल्ट भी निकल गया। मगर अब जब उनको नौकरी देनी है, पत्र देना है, तब कहा जा रहा है कि अब नियमावली नई बनाई जा रही है। महोदय, जो पहले की नियमावली से जिनकी नियुक्ति हो गई है उनको दे दें। आगे के लिए हम कोई क्रांतिकारी नियमावली बनाना चाहते हैं तो आगे के लिए बनाए, नहीं तो मान्य होंगी महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी। प्रदीप यादव जी, मेरी सूचना नहीं, आपका नाम हम पुकार दिए, सूचना के साथ अपना वक्तव्य रखें। क्योंकि हमारे पास 27 मिनट समय बच गया, जिन समय का इस्तेमाल हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को करना था, लोग वॉकआउट कर गए। नहीं, आपसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि भाई आप समय दें हम सबको।
अपनी बात को कहने के लिए ये आसन से नहीं देना आप बोलिए। और ये अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो पूरक बजट लाया है असहायों के लिए, गरीबों के लिए, वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, उस अनुपूरक बजट का मैं समर्थन करता हूं। और कटौती प्रस्ताव जिस मानसिकता से लोगों ने लाया है, गरीब विरोधी मानसिकता है, मैं साफ तौर पर कह सकता हूं। इसलिए अगर डिमांड 60 को आप देखें तो समाज कल्याण में 188 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और वह समाज कल्याण इसलिए कभी जो सरकार ने नई योजना चलाई है, सर्वजन पेंशन योजना जिसको कहते हैं, कि सबको पेंशन अब मिलेगा जिसने 60 वर्ष की उम्र पूरा कर ली है। तमाम विधवाओं को पेंशन मिलेगा, वो तमाम विधवा चाहे 18 वर्ष की उम्र की जितनी विधवाएं हैं, एपीएल हो, बीपीएल हो, तमाम लोगों को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि यह कटौती प्रस्ताव बिल्कुल ऐसी मानसिकता के लोगों ने लाया है जो गरीब विरोधी है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार बनी अब 2 साल पूरे होने को है 29 तारीख को, और जो कठिनाइयां और जो चुनौतियां आई सामने वो सबके ध्यान में है कि किस प्रकार से सरकार को खजाना खाली मिला, ये भी ध्यान में है। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को इन बातों से कि जो पिछली सरकार ने आपको चुनौतियां दी, जो खजाना खाली करके, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, केवल संकेत देना चाहता हूं कि हम सब रोज चर्चा करते हैं मोमेंटम झारखंड, ग्लोबल झारखंड, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2017, वो सारी लूटे की चर्चा पहले भी हो चुकी है, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता अध्यक्ष महोदय। लेकिन एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि पिछली सरकार की लूट का, कि आप सबको याद होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सैकड़ों करोड़ रुपया दे दिया गया उस कंपनी को अध्यक्ष महोदय, और एक किसान को उसके प्रीमियम के बदले लाभ नहीं मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सरकार को, इन्होंने उस योजना को बंद किया और कहा कि नहीं, हम सरकार किसान सहायता योजना यह सरकार स्वयं चलाएगी और स्वयं उसको लाभ देना चाहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि आपने नई योजना ली है जिससे लोगों को राहत मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले एक और, केवल ये आर्थिक खोखलापन ही नहीं था, अपने नीति और निर्णयों से भी खोखला किया झारखंड को। आप याद कीजिए, हाल के दिनों में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि भाई हम पुलिस की बहाली में पहले दौड़ लेंगे तब परीक्षा लेंगे। बड़ी चालाकी की थी पिछले लोगों ने कि बिहार के लोगों का कैसे हो जाए, बंगाल के लोगों का कैसे हो जाए, बाहर के लोगों का कैसे हो जाए, पहले परीक्षा। अब परीक्षा में हमारे लोग पिछड़ जाते थे, अब जो परीक्षा में पास होगा तब दौड़ होगा। मैं मुख्यमंत्री को हृदय से बधाई देता हूं कि सच को आपने जानने का प्रयास किया है कि अब पहले दौड़ होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब ये कंकरीली पत्थरों पर दौड़ होगा तो बाहर का लोग नहीं सकेगा, झारखंड का बेटा आगे होगा, फिर झारखंड की बेटे की पुलिस में बहाली होगी। मैं एक छोटी सी बात है, उनकी नीयत पर सवाल है अध्यक्ष महोदय कि उनकी नीयत क्या थी, उनकी मंशा क्या थी। ये उनकी नीयत और मंशा थी अध्यक्ष महोदय, एक नहीं। आप देखिए, दरोगा की बहाली का उम्र उन्होंने अधिकतम 25 बरस कर दिया। झारखंड के बच्चे देर से पढ़ते हैं, हम गरीब हैं, गुरुआ हैं, किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं। 8 साल में स्कूल जाता है अध्यक्ष महोदय, 25 साल में बीएससी बीए कर ही नहीं सकता। आधे से अधिक बाहर के लोग हैं। बड़ी होशियारी से, बड़ी बारीकी से उन्होंने छुरी चलाई थी। अगर इस छुरी को किसी ने पहचाना कि यह छुरी झारखंड के नौजवानों का गला काटने वाला है, उसके धार को मोड़ इस हेमंत सरकार और गठबंधन की सरकार ने मैं बधाई देता हूं कि आपने इसको पहचानने का प्रयास किया। इन नियमों को बदलिए। और इसीलिए मैंने कहा कि केवल पैसे से खोखला नहीं किया था, नीति और निर्णयों से इन्होंने खोखला किया था, जिसकी परेशानी हम सबको झेलनी पड़ती थी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक नहीं अनेक उदाहरण है। वो 13 जिला 11 जिला जिसके बोझ हम सब झेल रहे, वो किसने किया? आज है नहीं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि भाई देहात में कहावत है अध्यक्ष महोदय कि चास खाए गधार मार खाए, वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता। जो है
मैंने नहीं, ये शब्द है, इसके अर्थ कुछ और है, उसके अर्थ कुछ और है अध्यक्ष महोदय। उसके अर्थ ये है कि भाई किसी ने कोई करनी की भरना किसी और को पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा, आपने देखा कि कोरोना काल में जो सरकार ने काम किया उनकी चीजों को दोहराना नहीं चाहता। पूरे देश में जिसकी बढ़ाई हुई अध्यक्ष महोदय, किसानों के ऋण की माफी, इसकी भी बढ़ाई हो रही है। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूं सरकार से इस ऋण माफी में कि आपके 9 लाख के टारगेट है किसानों का, मात्र 3-3.25 लाख लोगों के ऋण माफी हुई अध्यक्ष महोदय। अभी लोग इंतजार में है, उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन के कई मामले लटके हुए हैं। सरकार को इसमें तत्परता दिखानी चाहिए। आपके जितने पैसे आवंटित तो वो पैसे भी अभी खर्च नहीं हुए हैं। थोड़ा सा मेरा कृषि मंत्री से आग्रह होगा, इस पर थोड़ा प्रेशर दीजिए, बल लगाइए। तमाम किसानों के ऋण माफी जो आपके टारगेट है, उस टारगेट को पूरा कीजिए। आपको इस सरकार को और वाहवाही मिलेगी, मेरा आग्रह होगा। और इसके साथ साथ ही अध्यक्ष महोदय, बिजली बिल में जो सूद माफी होते हैं डिले चार्ज का, उसमें भी थोड़ी गड़बड़ी आ रही है। ये सरकार को गौर करना चाहिए कि जो डिले चार्ज की माफी तो हो रही है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो बिल की गड़बड़ी है उस गड़बड़ी में शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। उसमें आपके अधिकारी ढिलाई कर रहे हैं। एक लोगों को 3 बिल आया है, इसीलिए बिल माफी में कठिनाई हो रही है। उस बिल माफी पर भी ध्यान देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। और अभी सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चलाए अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम की जितनी बड़ाई की जाए वो कम होगा। जो लोग कह रहे हैं कि कागज की पोटली बांध के फेंका जाता है, हमें लगता है कि 100% ये बातें झूठी है, कोई दम नहीं है इसमें। मैं तो 50 जगह पर गया हूं, 50 जगहों पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी तत्परता से पूरी प्रशासन ने सरकार आपके द्वारा और गरीबों को राहत दिया है, मेरे राजनीतिक जीवन का 30 वर्ष अध्यक्ष महोदय, इतना बेहतर कार्यक्रम सरकार का जनता के बीच मैंने पहले कभी नहीं देखा जो यह कार्यक्रम साबित किया अध्यक्ष महोदय। ये गरीबों के लिए आप देखिए, आप भी प्रतिनिधि अध्यक्ष महोदय, एक बूढ़ी आती थी हाथ पसारे, कहता था हमको पेंशन दे दो, हमारे कलम बंधे हुए थे, हम उसमें बीपीएल की सीमा थी, पंचायत की सीमाएं सीमित थी, हम दे नहीं पाते थे। सरकार ने इस काम को जो किया है, ये बधाई के पात्र अध्यक्ष महोदय। मैं समेट रहा हूं अध्यक्ष महोदय अपनी बातों को, और बात ये कहते हुए समेट रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि अभी हाल के दिनों में, अभी तो सदन में वो बीजेपी के नेता नहीं है लेकिन बाहर है, कह रहे थे कि जो काम वीडियो का है वो सीएम कर रहे हैं। हमने कहा उनको क्या समझ आएगा, जो गरीबों के दर्द को न जाने, जो गरीबों को आंसू को ओस का कतरा समझने वाले लोग गरीबों के दर्द को नहीं समझ सकता अध्यक्ष महोदय। जो गरीबों के आंसू को आंसू समझेगा, जो गर्मी के दिन में भी कंबल ओढ़ के सोता है यानी एसी में सोता है, उनको गरीबों का ठंड का क्या एहसास होगा अध्यक्ष महोदय। ऐसे लोगों की समझ नहीं आएगी, इनको तब समझ आएगा जब अडानी और अंबानी का काम करेगी सरकार, तब इनको लगेगा कि सरकार काम कर रही है। और ये क्या सीख देंगे अध्यक्ष महोदय, ये सीख नहीं दे सकते। मैं कुछ सुझावों के साथ अपनी बात यहां समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय। केवल उनके लिए था, वो बेचारे हैं नहीं, ये क्या हमें उपदेश देंगे। मुझे जानकी वल्लभ शास्त्री जी की वो 4 पंक्तियां याद आती है, कुपत कुपत रथ दौड़ाता, कुपत कुपत रथ दौड़ाता, जो निर्देश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।